मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टरबाइन की सीलिंग के बारे में बात करेंगे। यानी कि उन पावर प्लांट्स में जहां पे एक से ज्यादा टरबाइंस का यूज होता है, यानी कि एचपी, आईपी, एलपी, अलग अलग प्रेशर रेंज के लिए अलग अलग टरबाइंस का यूज होता है। वहां पे दो टरबाइन के बीच में सीलिंग कैसे की जाती है, इस बारे में बात करेंगे। यानी कि लेबिरिंथ सीलिंग या फिर ग्लैंड सीलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सी पावर प्लांट के बारे में इंटरेस्टिंग बातें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आखिरी तक देखते रहिए। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जहां पे भी कोई शाफ्ट रोटेट करता है वहां पे हमें सीलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर किसी पावर प्लांट में एक से ज्यादा टरबाइंस का यूज होता है, यानी कि अलग अलग प्रेशर रेंज के लिए बड़े पावर प्लांट्स में अलग अलग टरबाइन का यूज होता है। हाई प्रेशर रेंज के लिए एचपी टरबाइन, लो प्रेशर रेंज के लिए एलपी टरबाइन, मीडियम प्रेशर रेंज के लिए इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन। तो ये एचपी और आईपी टरबाइन के बीच में और ये आईपी और एलपी टरबाइन के बीच में हमें सीलिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है, ताकि एचपी टरबाइन से जो हाई प्रेशर स्टीम है वो आईपी टरबाइन की केसिंग में उसकी एंट्री ना हो पाए, या आईपी टरबाइन की केसिंग में जो हाई प्रेशर स्टीम है उसकी एंट्री एलपी टरबाइन की केसिंग में ना हो पाए। एचपी टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम सीधे रिहीटर में जाए, या फिर एचपी आईपी टरबाइन एक ही है तो आईपी टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम सीधे रिहीटर में जाए और रिहीटर से फिर उसकी एंट्री एलपी टरबाइन में हो। तो पावर प्लांट में हमें टरबाइन की सीलिंग करने के लिए ना किसी ऑयल का यूज करते हैं, ना किसी गैस का यूज करते हैं, ना किसी फ्लूइड का, ना किसी लिक्विड का। टरबाइन की सीलिंग के लिए हम स्टीम का ही यूज करते हैं। जो बॉयलर से हाई प्रेशर में स्टीम निकलती है वह एचपी टरबाइन, जो हाई प्रेशर टरबाइन है, वहां के स्टार्टिंग के स्टेजेस से स्टीम का एक्सट्रैक्शन कराया जाता है, स्टीम की ब्लीडिंग कराई जाती है। यानी कि जैसे जैसे अलग अलग स्टेजेस के थ्रू होके वो टरबाइन पास होते जाती है, वैसे वैसे उसका प्रेशर रेड्यूस होते जाता है। तो जैसे ही स्टीम की एंट्री हाई प्रेशर टरबाइन में होती है, फर्स्ट या सेकंड स्टेज से ही स्टीम को ब्लीड करा लिया जाता है, जिससे कि उसका प्रेशर बहुत हाई रहता है। और फिर उस स्टीम को एचपी और आईपी टरबाइन के बीच में या आईपी टरबाइन और एलपी टरबाइन के बीच में भेजा जाता है। और वहां पे क्योंकि ये स्टीम का प्रेशर ज्यादा रहता है, एचपी टरबाइन के स्टार्टिंग के स्टेजेस से ये ब्लीड कराई हुई स्टीम रहती है, इसलिए इसका प्रेशर क्योंकि ज्यादा रहता है, जो कि एचपी टरबाइन के एग्जिट में जो स्टीम है उससे इसका प्रेशर ज्यादा रहता है, या फिर आईपी टरबाइन के एग्जिट में जो स्टीम है उससे इसका प्रेशर ज्यादा रहता है, जिसके कारण जो स्टीम है वह एचपी टरबाइन से आईपी टरबाइन में नहीं जा सकती या आईपी टरबाइन से एलपी टरबाइन में नहीं जा सकती। तो इसके लिए एक अलग से सिस्टम यूज करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ग्लैंड सीलिंग सिस्टम। और बहुत जगह इस सीलिंग को कहा जाता है लिबरिंथ सीलिंग। आप मेरे बगल में इमेज में देख सकते हैं, फिन्स की तरह इनका थोड़ा शेप रहता है। सरफेस एरिया जो रहता है शाफ्ट के बगल में, उसको इंक्रीज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हाई प्रेशर में स्टीम दोनों टरबाइन के बीच में रहे, जिससे कि जो टरबाइन के अंदर जो स्टीम है वह अंदर ही रहे, वह बाहर ना आ पाए या दूसरी केसिंग में, दूसरे टरबाइन के केसिंग में एंट्री उसकी ना हो पाए। तो बेसिकली हाई प्रेशर स्टीम से ही टरबाइन की सीलिंग की जाती है। और भी बहुत जगह पावर प्लांट में स्टीम का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, पावर प्लांट में अगर बहुत बड़ा पावर प्लांट है, कोल बेस्ड पावर प्लांट है, तो वो उसमें कोल अकेला फ्यूल नहीं रहेगा, वहां पे एचएफओ का भी यूज होगा, एलडीओ का भी यूज होगा। एचएफओ होता है हैवी फर्नेस ऑयल और एलडीओ होता है लाइट डीजल ऑयल। और क्योंकि एचएफओ बहुत डेंस रहता है और ठंडी में क्योंकि वह जम जाता है, वह उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं रह पाती, ठंड के समय में वो बह नहीं पाता, इसलिए हॉट स्टीम की लाइन कंटिन्यू एचएफओ की लाइन के साथ रहती है, ताकि एचएफओ की फ्लूइडिटी लो टेम्परेचर में भी बनी रहे। और एचएफओ को कहीं कहीं जगह में एटोमाइज करने के लिए भी स्टीम का यूज किया जाता है। जिस तरह पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को एटोमाइज करने के लिए एयर का यूज किया जाता है, वैसे ही एचएफओ को एटोमाइज करने के लिए भी स्टीम का यूज किया जाता है। और भी आप सोच नहीं सकते, स्टीम के ऐसे ऐसे यूज होते हैं पावर प्लांट में। जैसे कि मिल में अगर आग लग जाती है, तो मिल में अगर आग लग जाती है तो वहां पे उस आग को बुझाने के लिए स्टीम का यूज किया जाता है, वहां पे वाटर नहीं भेजा जाता। मिल वो पार्ट होता है जहां पे कोल क्रश होता है, कोल परवलाइज होता है। किसी बॉयलर में जाने के पहले कोल को फाइन पार्टिकल में मैश किया जाता है एक मिल में। और अगर मिल में आग लग जाएगी, और जो कि बहुत देखा जाता है बारिश के मौसम में, जब कोयले में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, कोयला जम जाता है और मिल में आग लग जाती है, उस केस में स्टीम का यूज करके उस आग को बुझाया जाता है मिल के अंदर। और जब बॉयलर में कंबशन होता है कोल, एचएफओ, एलडीओ का, तो ऐश बनती है।
वह ऐश भी दो प्रकार की होती है, एक ड्राई ऐश और एक फ्लाई ऐश। तो ड्राई ऐश तो बॉटम में गिर जाती है, अपने वेट के कारण वो नीचे गिर जाती है और बॉटम ऐश हॉपर में कलेक्ट हो जाती है ऐसे क्लिंकर्स के फॉर्म में। लेकिन जो फ्लाई ऐश रहती है वह पूरे बॉयलर के पार्ट से घूमते हुए हीट रिकवर एरिया के थ्रू होते हुए ईएसपी के थ्रू होते हुए चिमनी से बाहर निकलती है। क्योंकि बॉयलर ट्यूब का बना हुआ है और ट्यूब के बीच में बहुत कम स्पेस रहता है, इसलिए यह फ्लाई ऐश जो है वह स्पेस में जमते जाती है और उसके बाद कहीं पे अगर ये ऐश बहुत ज्यादा बॉयलर के किसी पार्ट में जम जाती है तो कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर बैठा है उसको पता चल जाता है टेम्परेचर वेरिएशन से देख के, जिसके कारण फिर वह सूट ब्लोअर का यूज करता है। सूट ब्लोअर्स ब्लोइंग करते हैं, सूट ब्लोअर से स्टीम निकलती है, हाई प्रेशर में स्टीम निकलती है और वह स्टीम सीधे हिट करती है जहां पे ये फ्लाई ऐश जम चुकी है, गट्ठा बन चुका है इसका, वहां हिट करती है, जिसके कारण ये फ्लाई ऐश का जो गट्ठा है वह टूट जाता है। ऐसे कई तरह के सूट ब्लोअर्स, वॉल्व ब्लोअर्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली इनका काम यही है, जो सूट जमा है, जो गंदगी जम गई है वाटर वॉल्स के बीच में, इकोनोमाइजर के पाइप्स के बीच में, सुपर हीटर के पाइप्स के बीच में, वहां पे यह सूट ब्लोअर्स हाई प्रेशर में स्टीम मारते हैं जिससे कि यह जो जम चुका है फ्लाई ऐश ये टूट जाता है और क्लिंकर्स के फॉर्म में आके नीचे गिर जाता है। उसी तरह किसी पावर प्लांट में बॉयलर में वाटर फीड करने के लिए जिस पंप का यूज होता है वह पंप भी स्टीम से चलता है, यानी कि वह पंप में अपनी एक खुद की टरबाइन रहती है। उस टरबाइन में उसके स्पेसिफिक प्रेशर में जो ऑपरेटिंग प्रेशर है उस प्रेशर में स्टीम भेजा जाता है, जिसके कारण वो टरबाइन रोटेट करती है, जिसके कारण उसके बगल में लगा पंप रोटेट करता है और जिसके कारण बॉयलर ड्रम तक पानी पहुंचता है, बॉयलर ड्रम तक वाटर पहुंचता है। इस पंप को कहा जाता है बॉयलर फीड पंप। जब मैं 600 मेगावाट के पावर प्लांट में था तो वहां का जो बॉयलर फीड पंप था वो 6 मेगावाट का था और जब मैं 6 मेगावाट के पावर प्लांट में आया तो टरबाइन भी उस 6 मेगावाट के बॉयलर फीड पंप से छोटी थी। बॉयलर फीड पंप जो है वह सबसे हाई आरपीएम में रोटेट होने वाली मशीन है किसी पावर प्लांट में। एक बॉयलर फीड पंप मैक्सिमम 6000 आरपीएम तक रोटेट कर सकता है, जबकि उसकी जो मेन टरबाइन रहेगी वह मैक्सिमम 3000 आरपीएम, उसका मैक्सिमम आरपीएम रहता है। 3000 आरपीएम के आसपास उसका आरपीएम वेरी करता रहता है, लेकिन जो बॉयलर फीड पंप रहता है उसका आरपीएम 6000 आरपीएम के आसपास वेरी करता है और वह सबसे हाई स्पीड मशीन है किसी पावर प्लांट की, एक बॉयलर फीड पंप। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया जो बॉयलर फीड पंप स्टीम से चलता है इसे कहा जाता है टीडीबीएफपी, टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप। लेकिन अगर प्लांट स्टार्ट हो रहा हो तो उस समय तो हमारे पास स्टीम रहती नहीं है, तो उस केस में प्लांट्स में मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप भी रहता है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है स्टार्टिंग केस में। उसके बाद जैसे हमारे पास इनफ स्टीम आ जाती है फिर हम चेंज ओवर कर लेते हैं, हम टीडीबीएफपी को लाइन में ले लेते हैं और एमडीबीएफपी को लाइन से आउट कर देते हैं। एमडीबीएफपी मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप, टीडीबीएफपी टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत से अच्छे इंटरेस्टिंग बातें पता चली होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और पावर प्लांट से रिलेटेड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो जरूर कमेंट में मुझे बताइए और जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो इन इंडस्ट्रीज में अपना फ्यूचर पाना चाहते हैं उन्हें भी इन इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छे से पता चले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और अगर कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।